ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है आगामी केंद्रीय बजट में सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी अपेक्षाओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर और शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। जब भी किसी कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा की बात आती है तो भारत उसमें काफी ऊपर गिना जाता है, और उसका कारण ये भी है कि भारत उन देशों में है जो लगातार विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर आगे चल रहा है। और भारत जैसे देश अपनी आर्थिक तरक्की की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें समाज के हर तबके की तरक्की को ऊपर रखते हैं और हर वर्ग के आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर काम करते हैं। इसीलिए जब भी बजट का आवंटन होता है तो उसमें आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लोगों के उत्थान, लोगों की प्रगति को ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मामला हो, मध्य वर्ग और किसानों, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं और जनजातीय वर्ग और तमाम जो समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए बजट में लगातार प्रावधान किए जाते रहे हैं। और क्योंकि 1 फरवरी को 2025-26 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी, तो हम इस बात पर भी ये अनुमान तो निश्चित रूप से लगा सकते हैं कि जिस तरह से बीते वर्षों में सामाजिक क्षेत्र के लिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए जो लगातार बजट में प्रावधान किए गए हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा और कुछ नई घोषणाएं भी हो सकती हैं। तो आइए चर्चा को हम आज विस्तार से करते हैं कि जो बजट है उसमें सामाजिक क्षेत्र के लिए जो प्रावधान है वो कितने अहमियत रखते हैं और आने वाले बजट से हम क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं। हमारे साथ चर्चा में 2 विशेषज्ञ शामिल हैं। हम स्वागत करेंगे आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर जी का, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। शंकर जी, हम आपसे ही शुरू करते हैं। अगर हम केंद्रीय बजट 2024-25 को ही याद करें तो अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 सामाजिक वर्गों पर मुख्य रूप से जोर दिया था उनके उत्थान के लिए और सरकार की उनकी प्राथमिकता के लिए। जैसे उन्होंने गरीब, महिला, किसान और युवा, इन चारों वर्गों का उल्लेख किया था अपने बजट भाषण में। तो आपको क्या लगता है कि जो ये सामाजिक वर्ग हैं या समाज के और अन्य तबके भी हैं, उनको बजट में किस तरह से हिस्सेदारी दिया जाना बहुत जरूरी होता है और क्यों सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट बहुत जरूरी होता है? देखिए, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए सभी तबकों को साथ में ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टोटल होता है, सम ऑफ द पीसेस वाली थियरी होती है। मतलब जो गरीब से गरीब लेके जो अमीर से अमीर है, वो सब मिलके एक इकोनॉमी को बनाते हैं। अब इसमें कुछ लोग भाग्यशाली हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए उनके पास जो रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, वो है। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है देश में जिसको इसकी मदद की जरूरत है। तो एक सीधी से अब भारत की आर्थिक दिशा को तय करने में एक जो डेटा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में लगभग आधा जो वर्कफोर्स है, जो कामकाज करते हैं 15 से 60 की उम्र वाले, वो रूरल इकोनॉमी या खेती बाड़ी में या जो गांव की जो इकोनॉमी है उसमें है। और ये जो 45%, 46% जो लोग हैं, इनकी आमदनी सिर्फ जो नेशनल इनकम है उसकी सिर्फ 16%। तो आधे से ज्यादा वर्कफोर्स जो है वो सिर्फ 16% जो देश का इनकम है उस पर निर्भर है। तो काफी गरीब, और इसमें एक बड़ा तबका जो है वो किसान है, जिसको सरकार ने उनके वो जो ज्ञान फॉर्मूला में अन्नदाता का नाम दिया। दूसरा तबका जो है वो युवा है। हमारे देश में जो औसतन जो उम्र है युवाओं की वो 27-28 है, और हमारा ही एक देश है जिसमें इतने ज्यादा युवा है। मतलब 60% जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो 35 के नीचे है। तो इनके लिए नौकरी, पढ़ाई, स्वास्थ्य सबका प्रबंध करना। बिल्कुल। तो आप देखें जो ज्ञान वाला फॉर्मूला है उसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। अब चीनी भाषा में एक कहावत है कि आधा आसमान नारी उठाती है। तो उनके लिए क्या किया जा सकता? बिल्कुल। तो हमारा जो बजट था पिछले बार का, उसमें इस सब केंद्र बिंदु बनाया था इसको, और इसके लिए काफी कुछ किया था जी। तो उसमें पीएम किसान योजना हुआ। जब घर पे भोजन नहीं होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है
जो माँ की या बहन की या जो बीवी होती है उस, क्योंकि वो अपना खाना दूसरों को देती। तो इस तरह के एक देश में इसलिए जरूरी होता है कि 80 करोड़ लोगों को आपने मुफ्त में राशन दिया। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। हम शिशिर सिन्हा जी को भी यहाँ शामिल करते हैं। अगर शिशिर जी हम बात करें युवाओं की, जैसा कि अभी 4 वर्गों की बात शंकर अय्यर जी कर रहे थे, तो युवाओं को अगर हम पहले चर्चा में रखते हैं तो युवाओं के लिए सरकार ने जो बार बार ये कहा है और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जो हमारा युवा वर्ग है वो विश्व की सबसे बड़ी आबादी है और उसको कुशल बनाना, उसके लिए रोजगार के अवसरों को मुहैया कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए सरकार ने जो युवाओं का कौशल विकास है और रोजगार सृजन के लिए जो कौशल विकास के बाद जो अवसर बन सकते हैं उसको लेके कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं। बजट में भी बार बार इसकी चर्चा हुई है। तो आप सरकार की इस अप्रोच को कैसे देखते हैं? और जबकि अब आने वाले शनिवार को बजट भी पेश किया जाएगा संसद में, तो क्या कुछ आगे इन योजनाओं को बढ़ाने की ओर अपेक्षा की जा सकती है? देखिए, एक बात तो साफ है कि जब हम लोग कहते हैं कि हमको जनसांख्यिकी लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है, तो वहां पर हमको युवाओं के लिए रोजगार ही नहीं बल्कि कौशल, और कौशल में भी 2-3 चीजें हैं जिसको कहते हैं कि अप स्किलिंग है, री स्किलिंग है, यानी कि जिनके पास जो एक कौशल है उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो 2024-25 के बजट में रोजगार और कौशल को लेकर के 3 योजनाओं का ऐलान किया गया था और उसके साथ साथ ये लक्ष्य भी रखा गया कि 20 लाख युवाओं को जो है हम कौशल विकास में शामिल करेंगे अगले 5 वर्षों में। और इसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, जिसको हम लोग ITI के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा बाकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो बीते वर्ष यानी कि जुलाई बजट में जो बातें कही गई थी कौशल विकास और रोजगार को लेकर के, उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि आपने इंटर्नशिप स्कीम जो है लगभग पूरा हो चुका है, तो उसके जो शुरुआती नतीजे आए हैं उसको हम लोग कैसे और बेहतर जो है इस्तेमाल कर सकें। जो निर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जो प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी उसका क्या कुछ नतीजा निकला है। तो आपके पास एक शुरुआती जो नतीजा है वो आपके सामने है। उन नतीजों के आधार पर जो अगले 4 वर्ष है, क्योंकि 5 वर्षों में अगर आपने 20 लाख युवाओं की बात की है उसको कौशल विकास में शामिल करने की, उनके कौशल्य को और बेहतर बनाने की, तो आपको इन शुरुआती नतीजों के जो भी प्लस और माइनस है, यानी कि जो कुछ अच्छा हुआ है उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए और जो कुछ अच्छा नहीं हो पाया है उसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बजट में ये जो 3 योजनाएं जिसका जिक्र जुलाई में किया गया था उसको एक नए स्वरूप में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें नवाचार यानी कि इनोवेशन के जरिए और बेहतर बनाने की बात कही जा सकती है। शंकर अय्यर जी, आपकी भी मैं टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगा कि कौशल विकास पर सरकार की बहुत प्राथमिकता रही है और तमाम योजनाएं कौशल विकास को लेकर सरकार ने शुरू की हैं और सरकार युवाओं को कुशल युवा बनाकर किस तरह से देश में आगे आने वाले समय को देख रही है और साथ में जो बजट है वो किस तरह से सहयोग कर रहा है इन सभी योजनाओं को। बिल्कुल इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसे शिशिर कह रहा था अभी कि जो इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम है उसमें काफी दिक्कतें आई थी, कोई कॉम्प्लिकेशन थी, पेचीदे प्रश्न उठे उस पे, लेकिन जिस तरह से भारत की जो बड़ी कंपनियां वो आगे आके उन्होंने ये आइडिया को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम करेंगे, उसको नजर में रखते हुए सरकार को शायद और थोड़ा इसमें से जो कहते हैं इंसेंटिव, जो एक तरह से सपोर्ट देना चाहिए कंपनियों को उस तरह के इंटर्नशिप कराने के लिए, उसको और आगे कराना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी ये है कि युवाओं को कौशल बनाने में एक दूसरा बड़ा भाग होता है। जिस तरह से हमारी एजुकेशन पॉलिसी है स्कूल में क्या हो, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10 क्लास करने के पहले ही छोड़ देते हैं स्कूल। अगर इन सब स्कूलों में कोई एक वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकता है, कोई एक नई चीज उनको सिखाई जा सकती है और उनको एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि भाई ये इस स्कूल में 8 क्लास पढ़े हैं और इसको ये काम आता है। जैसे दूसरे हमारे जो ट्रेडिशनल स्किल्स होते हैं, बुनकर होता है, जो लोहार होता है, जो उन लोगों के अपने अपने फैमिलीज के जो ट्रेडिशन होते हैं उसमें अगर स्किल होगा तो उसको सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और जो 8वीं या 9वीं क्लास में जो पास हुआ है उसको ITI में दाखिला मिलना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 क्लास बाद में या ग्रेजुएट ही ITI में जाएं। कौशल का प्रोग्राम सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए हो। जैसे हम लोग घर में पेड़ लगाते हैं तो उसको छोटा होता है तो उसको हम लोग सपोर्ट देते हैं, उसको एक टहनी को टिका के रखते हैं, लेकिन उसके साथ उसको फर्टिलाइजर होता है, उसको न्यूट्रिशन होता है, पानी होता है, उसकी ठीक ठाक देखभाल होनी चाहिए। वैसे ही इन प्रोग्राम्स को आपको बहुत संभाल के आगे ले जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बजट में जितनी इनको सीख मिली है पिछले 6-8 महीने में 2-3 बातों की,
एक तो जो पीएलआई स्कीम्स में और एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव जो था, ईएलआई बोलते हैं, जिसमें कंपनी की नौकरी, उस तरह के स्कीम्स को कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये एक आर्थिक प्रश्न भी है। देश ऐसे जगह पे खड़ा है कि अगर इन सब बातों का हम ख्याल ना करें तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। जी शिशिर जी, सरकार ने कुशल युवाओं को कुशल बनाने की तो प्राथमिकता रखी ही है, लेकिन साथ में रोजगार के अवसर उनके लिए बने और युवा उद्यमशीलता अपने अंदर बनाए, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ें, इसको लेकर भी तमाम ऋण योजनाएं और तमाम अन्य तरह की योजनाओं पर काम हुआ है। बीते 2024-25 के बजट की ही अगर हम बात करें तो जैसे सरकार ने मुद्रा योजना को लेकर जो उसकी तरुण की श्रेणी थी उसको बढ़ा दिया था, 20 लाख रुपए तक कर दिया था। तो जिस तरह से सरकार ऋण आधारित योजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे, युवा अपना कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, छोटे स्तर पर छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो वो कुछ व्यवसाय शुरू करके अपने लिए आर्थिक अवसर तलाश सकें। तो इस मॉडल को आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह से ऋण आधारित सरकार की अप्रोच है वो किस तरह से देश में बदलाव लाने की क्षमता रखती है और कैसे इन योजनाओं को और आगे बढ़ाने की ओर सरकार देख सकती है? देखिए, अभी जो स्टार्टअप स्कीम्स हैं, जो रजिस्टर्ड हम लोग स्टार्टअप की बात करें, वो 1 लाख के पार कर चुकी है, यानी कि युवा इससे जुड़े हैं, स्टार्टअप कंपनियां जुड़ी हैं। अब इसका 2 पहलू है। एक तो ये है कि जब आप काम शुरू करते हैं उस समय आपको जो शुरुआती पूंजी है, जिसको हम लोग सीड कैपिटल कहते हैं, उसके लिए किस तरीके से व्यवस्था की जाती है, और दूसरा ये है कि जब कारोबार चल रहा है उस समय वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी की कैसे आप आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। आपने मुद्रा योजना का जिक्र किया, आप उसमें स्टार्टअप और स्टैंड अप स्कीम को जो आप जोड़ लीजिए तो इससे सीड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की जरूरतें जो है वो कुछ हद तक पूरी होती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इनकम टैक्स में भी जो है वो प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि जो कोई भी उसमें इन्वेस्ट करता है, जो निवेश करता है, उसको किस तरीके की सहूलियतें दी जाए। मुझे लगता है कि आपके पास योजनाओं का एक बड़ा, जिसे कहें कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट है और उस पर काम भी चला है, उस पर काफी कुछ हुआ भी है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि आपके पास, जैसे मुद्रा का आपने जिक्र किया, अब चाहे उसमें अगर शिशु की बात करें या तरुण की बात करें या किशोर की बात करें, इसके जो सीमा है, इस सीमा को और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आप ये ना सोचिए कि एक स्टार्टअप को स्टार्टअप ही रहने देना है, बल्कि ये सोचिए कि स्टार्टअप को एक माइक्रो यूनिट में, एक मीडियम साइज के यूनिट में, या फिर आप एक लार्ज तुरंत नहीं बन सकते हैं, लेकिन उस दिशा में किस तरीके से कदम उठा सकते हैं। तो ये जो अभी योजनाएं हैं, इस योजनाओं को आपको थोड़ा विस्तार करने की जरूरत है। और एक संकेत जो मिल रहा है वो यही है कि मुद्रा योजनाओं में जो अलग अलग व्यवस्था है उसमें किस तरीके से हम उसकी सीमा बढ़ाएं, जिससे कि इन कंपनियों को मदद अच्छी मिल सके। एक छोटी सी टिप्पणी शंकर अय्यर जी आपकी भी, कि जिस तरह से सरकार ऋण आधारित योजनाओं पर जोर दे रही है, खासतौर पर जो कोलेटरल फ्री लोन देकर युवाओं को और तमाम लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जो समाज के निचले स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, जो अपने लिए कुछ अवसर ढूंढ सकते हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, तो उनको मौके मिले। तो किस तरह से पूंजी उनके हाथ में देकर सरकार इस तरह से एक तंत्र को बना रही है? ये जो काम हो रहा है इसमें मैंने एक सुझाव दिया है। जो एकदम छोटा उद्यमी होता है, जिसकी दुकान चलती है, उनको शायद ई कॉमर्स करना होगा अमेजोन पे या ओएनडीसी पे या कहीं पे, तो उसमें वेबसाइट बनाना होता है, उसमें जो भी डिजिटल करने के लिए खर्चा होता है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए लोन लेना, जरा जितना भी हम कहें, जो सरकार जब बैंकों को कहती है कि प्रायोरिटी सेक्टर में इनको ऋण देना चाहिए, तब भी उनको बाधाएं आती हैं। बैंक वाले सीधे से लोन नहीं देते हैं जब कोलैटरल नहीं होता है। तो हमने ये सुझाव दिया है, जैसे किसानों के लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड है, उसी तरह उद्यमियों के लिए एक उद्यमी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। और जितना उनका बड़ा व्यवसाय है, जितना उनकी ट्रांजैक्शन है, उसको मिल मिला के उसके लिमिट्स, उसमें जो ब्याज का दर होता है या जैसे उनको तय करना वैसे तय करना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ जो छोटे व्यापारी हैं, या तो घर के सिर्फ गहने गिरवी रख के आप पैसे ले रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा गोल्ड लैंडिंग पे काफी सारा लोन लिया गया है, या तो वो कोई महाजन से या प्राइवेट जो क्रेडिट लेंडर होता है उनसे लेते हैं और बड़ा नंबर दे। दूसरी बात ये है कि जो माइक्रो फाइनेंस वाले इंस्टीट्यूशंस थे वो दे रहे थे और उस पर आरबीआई का बड़ा झटका लगा है। तो ये सब मामलों पर एक जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो छोटा व्यापारी है, सिंगल व्यापारी है, किसी ने अपने दम पे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होगा, उसको समझिए 1,00,000-2,00,000 की जरूरत है, 20 लाख की जरूरत नहीं, उसको 1,00,000-2,00,000, तो उसको एक उद्यमी क्रेडिट कार्ड टाइप, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है वैसे एक उद्यमी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ताकि वो ऑटोमेटिक उस पैसे को एक्सेस कर सके। और उसकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि वो कार्ड
पीछे लगा हुआ है, मतलब उसके अकाउंट जी से जी। जुड़ा है। जैसा कि शंकर अय्यर जी अभी शुरुआती टिप्पणी में शिशिर जी कह रहे थे कि आधा आसमान महिलाएं ही उठाती हैं, ये कहावत है। महिलाओं की तरक्की को लेकर, उनके सामाजिक समावेश को लेकर भी बजट में लगातार प्रावधान किए जाते रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम महिलाओं को कुशल बनाने की बात करें तो इसमें महिलाओं के कौशल विकास के लिए स्वयं सहायता समूह और सहकारी समिति जैसे तमाम कार्यक्रमों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, जिससे कि महिलाएं अपने ग्रामीण स्तर पर शहरों में उद्यम स्थापित करके रोजगार के या अपने लिए आजीविका के अवसर तलाश सकती हैं। तो महिलाओं की कुशलता को बढ़ाने के लिए इस तरह की योजनाएं कितनी अहम हैं, और खासतौर पर जो बजट में प्रावधान किए जाते रहे हैं वो कितने पर्याप्त हैं? आने वाले बजट से हम कैसे इन योजनाओं को आगे बढ़ता हुआ पा सकते हैं? देखिए, हमारे बजट में एक महत्वपूर्ण जो अंश होता है उसको हम लोग जेंडर बजटिंग कहते हैं, यानी कि आपने अलग अलग योजनाओं में किस तरीके का प्रावधान किया और उसका कितना फायदा जो है वो जो आधी आबादी है उनको मिल रहा है। अब देखिए, बात यहाँ पर दो हैं। पहली चीज ये है कि अगर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे देखें तो उसमें ये बताता है कि शहरों में जो महिलाओं के रोजगार की हिस्सेदारी है वो काफी कम है और ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा है। लेकिन ग्रामीण इलाके में ज्यादा होने के बावजूद उनके लिए जो उनको मजदूरी कह लीजिए या जो उनको मेहनताना मिलता है वो काफी कम है। और शहरी इलाकों में आपकी आबादी उस तरीके से सहयोग नहीं कर रही है। तो एक बड़ी समस्या ये है कि महिलाओं के कई काम को जो है हमने लेबर के प्रोफाइल में शामिल ही नहीं किया। श्रम का जो पूरा एक पोर्टफोलियो होता है उसमें उसको शामिल ही नहीं किया है। अलग अलग क्षेत्रों में जब हम कौशल विकास की बात करते हैं वहां पर हमको 50% के तौर पे हमें देखना चाहिए कि हमें आधी संख्या उनके लिए भी देनी है। ये ना करें कि हम वहां पर संख्या में ऐसा कोई आरक्षण या ऐसा कोई कोटा जो है वो तय ना करें, तो नतीजा अगर ये होगा कि लेबर फोर्स में महिलाओं की संख्या पहले ही कम है जो हमारे आंकड़े बताते हैं, और वहां पर अगर उनको कौशल विकास में भी उस तरीके की भागीदारी नहीं मिली तो उनको हम कौशल्य कैसे कर सकते हैं। तो हमको वहां पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप के जरिए, छात्रवृत्ति के जरिए या फिर अलग अलग जो प्रोत्साहन योजनाएं होती है उसके जरिए लाएं। जैसे स्टैंड अप स्कीम में कहा गया ना कि हर बैंक ब्रांच में एक महिला को खाता खुलवाना जरूरी है। कुछ इसी तरीके का प्रावधान जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम्स हैं या फिर जो हम लोग कौशल विकास की योजनाएं हैं उसमें इस तरह का प्रावधान किया जाना जरूरी है। शंकर अय्यर जी, पिछले वर्ष हम देखें तो पिछला वित्त वर्ष था, उसके मुकाबले जो जेंडर बजटिंग की जो बात कर रहे हैं शिशिर जी, उसमें 38% से ज्यादा की वृद्धि की गई थी। आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं के लिए वर्क फोर्स में उनकी तादाद बढ़े, उनका प्रतिशत बढ़े, इसके लिए प्रयास कितने ज्यादा पर्याप्त हैं और कितना उनको किया जाना जरूरी है? जैसा कि सरकार अब धीरे धीरे जो महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर जो सुविधाएं हैं या तमाम और उनके लिए प्रयास हो सकते हैं उनकी वो सोच रही है, उनको कैसे देखा जाना चाहिए और आने वाले बजट में हम क्या कुछ इस मामले में अपेक्षाएं रख सकते हैं? हमारे देश में ज्यादा कोई भी कॉलेज में, कोई भी कोर्स में, कहीं पर भी आप यूनिवर्सिटी में देखिए, महिलाओं की संख्या जो एनरोल्ड हैं और जो ग्रेजुएट होती हैं वो ज्यादा है। अब इनको आप कैसे अकोमोडेट करें? जैसे किसी ने कहा अभी ये पीरियोडिक लेबर फोर्स में जो महिलाओं का अर्बन या शहरी भाग में जो एंगेजमेंट है वो कम है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो कई सालों से कई सरकारों ने कई सारे आइडिया लगाए, लेकिन बिहार सरकार ने एक इंटरेस्टिंग काम किया है उसमें कि सरकारी नौकरियों में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। इससे क्या होता है, समाज में एक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। सामाजिक तौर पे घर से महिला काम पर जाए तो वो सूरज ढलने के पहले आ जाए, इस तरह के वगैरह वगैरह बहुत सारे इश्यूज है। तो उसके लिए हमको वो प्रावधान करना चाहिए कि भाई अगर जो एप्लीकेंट है वो पुरुष हो या महिला हो, अगर समान है, बाकी सब कुछ समान है, तो महिला को प्रायोरिटी देना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे वो एक आरक्षण के आगे जो उद्यम क्रेडिट है या जो स्टार्टअप है वहां पर, और जिस तरह से कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में जो नए नए जो पीएलआई स्कीम्स में नए कारखाने बन रहे हैं, कई राज्यों में महिलाओं के काम करने के लिए जो लेबर लॉ में जो प्रावधान है उसको दुरुस्त करना चाहिए। तो दुरुस्त होगा तो शायद उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जाए तो वो अपना पूरा देश विदेश में, हमारे देश में ही कई सारे जो टेक्सटाइल यूनिट है सब महिलाएं चलाती हैं। तो उनको जो जितना आप बना के देंगे उतना वो निखर के आएंगे और उसके तरफ काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक शायद इसमें इंसेंटिव केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया, अगर कि आपके राज्यों में महिलाओं की जो तादाद है काम कर रही है वो बढ़ेगी, तो हम फाइनेंस कमीशन में कोई आपको इस
में ज्यादा सपोर्ट मिलेगा या एक इंसेंटिव मिलेगा, ऐसे कुछ डिजाइन करना चाहिए प्रोग्राम, जिससे फाइनेंस कमीशन की जो आवंटन का जो उनका फॉर्मूला होता है उसमें महिलाओं के लिए क्या किया जाता है उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। जी शिशिर जी, जो भी सामाजिक क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं जब उनका बजट में प्रावधान किया जाता है, लेकिन चुनौती होती है धरातल पर उनको उतारने की कि वो सही लाभार्थी तक योजनाएं पहुंचे, जिससे कि जो असली में जिनका जो लाभार्थी है वो उनका लाभ उठा सके। ऐसे में सरकार ने अब इस बात को लेकर अपना जो पिछले बजट में भी हमने देखा था कि वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया था कि जो सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजनाएं की हैं और पूरा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उससे जो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हैं उनका लाभ अब सीधे तौर पर ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है और उसके नतीजे दिखने लगे हैं। तो आपका क्या मत है इस मामले में कि जो पूरे देश में एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है सामाजिक योजनाओं को और बजट के सही आवंटन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो कितना प्रभावी है और इसको और ज्यादा बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है? एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जो शंकर जी ने कहा कि बिहार सरकार की पहल है। खास बात यह है कि बिहार में अगर आप पुलिस बल देखें उसमें महिलाओं की खासी बड़ी संख्या है, जो कि काफी हद तक एक सुखद संकेत है इस सेंस में कि लेबर फोर्स में किस तरीके से महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। दूसरा जो आपने प्रश्न ये उठाया कि ये जो कुछ भी सुविधाएं विकसित की गई हैं, देखिए आज के दिन में एक बड़ा अंतर आपने महसूस किया होगा कि अब वो स्मार्टफोन और फीचर फोन के बीच का अंतर काफी हद तक कम हो गया है। तो जो डीबीटी में पहले एक समस्या आती थी कि कैसे वो ट्रांसफर होगा क्योंकि उसके पास ये कनेक्टिविटी नहीं है, इस तरह के फोन नहीं है, अब वो समस्या भी काफी हद तक जो है वो दूर हो गई, क्योंकि फीचर फोन पे भी जो है कई तरह की सहूलियतें जो कि एक स्मार्टफोन के जरिए संभव है और जिसका डीबीटी में इस्तेमाल होता रहा है वो दिया जा सकता है। दूसरी बात मुझे लगता है कि अभी भी कुछ जगहों पर डिजिटल असाक्षरता यानी कि जो उसको लेकर के जो इलिटरेसी है वो है, अभी वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो हस्तांतरण होते हैं, इस तरह के ट्रांसफर होते हैं, इसमें दिक्कतें खड़ी करते हैं। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि अब जो कुछ भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनको जो मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार का जोर अगर डीबीटी के ऊपर है, सरकार का जोर अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, तो साथ ही साथ ये भी देखना है कि डिजिटल लिटरेसी को और कैसे बेहतर बनाया जाए और खास तौर पे उसमें महिलाओं की जो डिजिटल लिटरेसी है उसको और बढ़ाने पर जोर दिया जाए, क्योंकि कुटुंब की बात होती है तो कुटुंब को बनाने के पीछे महिला का सबसे बड़ा योगदान होता है। शिशिर जी, अंत में हम एक और संक्षेप में आपसे टिप्पणी चाहेंगे। भारत में जनजातीय वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है और बहुत सारे ऐसे जिले राज्य हैं जहां पर बहुत बड़ी जनजातीय आबादी रहती है, तो उनके उत्थान के लिए भी सरकार ने लगातार बीते वर्षों में कुछ योजनाएं संचालित की हैं, कुछ प्रयास किए हैं। तो हम कैसे इस वर्ग के उत्थान को लेकर और ज्यादा प्रयास कर सकते हैं और क्या कुछ ऐसी परियोजनाओं पर काम किया जा सकता है जिससे जो पिछड़े वर्ग हैं, जो जनजातीय वर्ग हैं, इनको मुख्य धारा में लाया जा सके? अगर आप इनका बजट आवंटन देखें और खर्च देखें, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जितना इनका पैसा इनका आवंटित किया जाता है उतना खर्च नहीं होता है। अब उसका नतीजा ये होता है कि हर वर्ष हम बजट के समय में तो ऐलान कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं कि इतना पैसा जनजातीय कल्याण के लिए दिया गया है, लेकिन आप अगर उसका रिकॉर्ड देखेंगे जो कि सार्वजनिक दस्तावेज है तो आपको पता चलेगा कि वो खर्च बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आवंटन करना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको खर्च सुनिश्चित करना और उसके जो ठोस नतीजे होते हैं वो लक्ष्य के तौर पर हासिल किया जाए। जनजातीय क्षेत्र में इसी तरह की कुछ योजना बनाया जाए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या फिर जिसको कहा जाए कि मातृत्व जो मोर्टेलिटी रेट होते हैं, इन सब के लिए लक्ष्य तय करके और ये सुनिश्चित किया जाए कि उस लक्ष्य को हासिल करें, तभी जाकर के जनजातीय क्षेत्र का कल्याण हो सकता है। आवंटन करना एक बात है, आवंटन के हिसाब से खर्च करना और ठोस लक्ष्य के हिसाब से खर्च करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आइए विभिन्न राज्यों से हम केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं कि सामाजिक क्षेत्र को लेकर इस बजट में अलग अलग राज्यों से लोग और विशेषज्ञ क्या अपेक्षाएं जता रहे हैं। केंद्रीय बजट में हमेशा से ही पर्यावरण संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और इसके कई प्रावधान बजट में किए जाते रहे हैं। उत्तराखंड से अनूप नौटियाल जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो केंद्रीय बजट 2025-26 से जुड़ी अपनी कुछ अपेक्षाएं हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर बजट से वे क्या चाहते हैं। मेरा नाम अनूप नौटियाल है और मैं देहरादून उत्तराखंड में रहने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं।
आगामी 2025 के केंद्रीय बजट के संदर्भ में मेरी अपेक्षा है कि केंद्र सरकार पर्यावरण, विशेष तौर पर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए कुछ और ठोस कदम उठाएगी। पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि 2023 और 2024 के बजट में क्लाइमेट और पर्यावरण से संबंधित कई पहले हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत करना और जलवायु अनुकूल निधियों का आवंटन किया गया है। तो इन्हीं कदमों से भारत के हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद भी की है। लेकिन अभी भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए, विशेष तौर से जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं और अन्य हिमालयन राज्यों के संदर्भ में सोचते हैं। जहां तक उत्तराखंड की बात है तो हमारे राज्य में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जैसा सभी को पता है, बहुत गहरा है और पिछले कुछ समय में और वर्षों में बढ़ते तापमान, ग्लेशियरों का पिघलना, अत्यधिक बारिश और विशेष तौर से आपदा की मार ने अनगिनत जीवन को संकट में डाला है। ऐसे में उत्तराखंड जैसे हिमालयन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए और जो हमारी स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बचाने के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जो कि केंद्रीय बजट के माध्यम से संभव है। इन योजनाओं में विशेष तौर पर वन संरक्षण, जल स्रोतों की रक्षा और सस्टेनेबल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष निवेश की भी आवश्यकता है। उत्तराखंड के जंगलों और नदियों की महत्ता को देखते हुए ग्रीन बोनस, जो कि राज्य की एक बड़ी लंबी मांग रही है, उसके रूप में भी राज्य और राज्यवासियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए विशेष वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर से आर्थिक विश्लेषक हकीम इरफान हमें बता रहे हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ अपेक्षाएं की जा सकती हैं? जो हमारे कॉलेजेस हैं, नए स्कूल्स हैं, अक्रॉस J&K में हमने फैसिलिटीज खड़ी की है। सोशल वेलफेयर के थ्रू जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स है वो है, और उसके बगैर जो बाकी हेल्थ हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी असिस्टेंस करना पड़ेगा डायरेक्ट फ्रॉम द सेंटर, नंबर 1। नंबर 2, हम ये बात कह रहे हैं कि हमने जी बड़े कॉलेजेस खोले हैं, या रूसा जो स्कीम है हमारी उसके अंडर हमने कॉलेजेस खोले, तो मुझे लगता है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और लेबोरेटरीज वगैरह उसमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और फिर हम जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हमने जी एम्स खड़े की, 2 एम्स है हमारे पास बन रहे हैं, जो इसी तरह बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल 2 है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स वगैरह जो बन रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। मुझे ये लगता है कि ये तब कारआमद होगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करेगी कि ये जो इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं ये एट पार विद एम्स हो, कि इसमें आप डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपके जो बाकी आउटस्टेशन जो फिर प्रेशर पड़ता है या जो मूवमेंट हो जाती है, माइग्रेशन होती है, उस वजह से वो नहीं होना चाहिए। और जहां पर आप फिर सोशल वगैरह स्कीम्स की बात कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर्स को आप एम्प्लॉय करें, ये बजट में इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हम कैसे उनको इंक्लूड करें। अरुणाचल प्रदेश से A.K. पांड्या हमें बता रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में क्या कुछ संभावनाएं या अपेक्षाएं जताई जा सकती हैं। केंद्रीय बजट से अरुणाचल प्रदेश को विशेष अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं में शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक अनुदान, या यूं कहें कि आर्थिक सहायता के साथ साथ जो ढांचागत विकास है शिक्षा के क्षेत्र में उसकी आवश्यकताएं हैं, और कॉलेजेस और स्कूलों की जो स्थिति है उसको सुधारने की आवश्यकता है। ब्लॉक स्तर पर या सर्किल स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की और वहां पर अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति की सुविधा के लिए बजट में प्रोविजन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा रोजगार बढ़ाने के लिए और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन की अकूत संभावनाएं हैं। यद्यपि सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, तथापि इनमें और गति देने की आवश्यकता है। ये अपेक्षा रख सकते हैं कि जो भारत का सोशल सेक्टर है, जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिस पर हम कह सकते हैं कि एक आने वाली पूरी पीढ़ी तैयार होती है अगर सोशल सेक्टर पर कोई भी सरकार ध्यान देती है, और देश के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इस क्षेत्र पर भी आने वाले बजट में कुछ हम बड़ी योजनाएं या कुछ और अन्य प्रावधान देख सकते हैं। ऐसी अपेक्षा के साथ आज की इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर अय्यर जी और शिशिर जी, आपका कार्यक्रम में जुड़े और आज की इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आगामी केंद्रीय बजट में सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी अपेक्षाओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर और शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsd